आज की कहानी का शीर्षक है वापसी। भादो महीने की काली अंधेरी रात थी। हल्की रिमझिम चालू थी। हवा चलने से मौसम में ठंडक थी। रात में लगभग 1 बज रहा था। दिन भर तरह तरह की आवाज़ें उगलकर महानगर लखनऊ 3-4 घंटे के लिए शांत हो गया था। गोमती नदी के किनारे बसी एक कॉलोनी के अपने मकान की ऊपरी मंजिल के कमरे में शेखर मुलायम बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसकी नज़र बगल में बेड पर गहरी नींद में सो रही रमा पर पड़ी, जो आराम से सो रही थी। घड़ी पर नज़र डालते हुए शेखर मन ही मन बड़बड़ाया, 4 घंटे बाद रमा के जीवन में कितना बड़ा तूफान आने वाला है, जिससे वह बेचारी अनजान है। यह तूफान तो रमा के घरेलू जीवन को ही उजाड़ देगा और वह पूरी जिंदगी उसी के भंवर में डूबती उतराती रहेगी। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और रमा पुराने विचारों पर भरोसा रखती है। समय के साथ ताल मिलाकर चलना सीखा होता और मैं क्या चाहता हूँ वह समझा होता तो आज उसे छोड़ने का यह समय तो ना आता। शेखर उस अंधेरे में देखते हुए सोच रहा था, 3 घंटे बाद 4 बजेंगे। मैं बेडरूम से निकलकर दबे पांव घर से बाहर जाकर टैक्सी पकड़ूंगा और अमौसी हवाई अड्डे पर पहुंच जाऊंगा। वहां 5.5 फुट की निसी मुझे देखते ही अपने केसों को एक खास अंदाज में झटकते हुए अपने गुलाबी होठों से मोनालिसा की तरह मुस्कुराते हुए इंग्लिश में कहेगी, गुड मॉर्निंग शेखर, मुझे विश्वास था कि तुम देर जरूर करोगे। और मैं निसी के मरमरी हाथ को अपने हाथ में लेकर कहूँगा, सॉरी डार्लिंग। यह सब सोचकर शेखर के होठों पर हंसी तैर गई। उसकी आंखों के सामने ऑफिस की कंप्यूटर ऑपरेटर निसी तैर गई। 22 साल की परी जैसी मोहक देह के बारे में सोचते ही शेखर के शरीर में रोमांच की लहर दौड़ गई। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करने वाले खुले विचारों के शेखर को रमा की सादगी अखरती थी। रमा पतिपरायण स्त्री थी। पति के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को देखने वाली पत्नी, जो आज के समय में मिलना मुश्किल है। पर शेखर रमा की सादगी से काफ़ी नाखुश था। शेखर को अक्सर लगता कि रमा उस जैसे कामयाब आदमी के लायक नहीं है। गांव की सीधी सरल और संस्कारी लड़की से शादी करके उसने बहुत बड़ी भूल की है। फैशन परस्ती भी कोई चीज़ होती है। अति आधुनिक लड़कियों की तस्वीर रमा में ढूंढने वाला शेखर कभी चिढ़कर कहता, रमा, आदमी को यौवन से मदमदाती औरत अच्छी लगती है। बर्फ बन जाने वाली ठंडी पत्नी नहीं, पुरुष को सहचरी चाहिए, सेविका नहीं। रमा फिर भी शेखर की चाहत पूरी कर पाने वाली आधुनिका नहीं बन सकी। शेखर उंगली रखकर रमा का दोष बता सके, इस तरह का नहीं था। रमा अपने काम, पति के प्रति वफादारी और चरित्र की कसौटी पर एकदम खरी उतरती थी। शेखर की निगाह उसके विभाग में नई नई आई 22 साल की खूबसूरत, मस्त और कदम कदम पर सुंदरता बिखेरती कंप्यूटर ऑपरेटर निसी पर जम गई। निसी समय की ठोकर खाई युवती थी। उसने देखा कि ऑफिस के एग्जीक्यूटिव और विभाग के अधिकारी शेखर की नज़र उसकी सुंदरता पर जमी है और उसकी कृपा दृष्टि से वह ऑफिस में स्थायी हो सकती है, वह उन्नति पा सकती है। इसलिए समय और मौके के मूल्य को समझते हुए शेखर की नज़र में अपने प्रति चाहत देखकर उसके करीब पहुंच गई। थोड़े समय में ही शेखर और निसी नज़दीक आ गए। निसी के साथ रहने के कारण शेखर घर देर से पहुंचने लगा। रमा ने इस बारे में कभी शेखर से पूछा भी नहीं कि इतनी देर तक वह कहाँ रहता है। उल्टे शेखर से
प्रेम से पूछती, लगता है आजकल ऑफिस में काम बढ़ गया है जो इतनी देर हो जाती है। लाइए आपका सिर और पैर दबा दूं। रमा के इस व्यवहार से शेखर सोचने लगता कि यह औरत अजीब है। कभी इसके मन में किसी तरह का अविश्वास, शंका नहीं आती। रमा के इस तरह के व्यवहार से उसका अहम घायल हो जाता। शेखर निशी को 3-4 बार अपने घर भी ले आया। रमा ने निशी की खूब खातिर की। शेखर ने सोचा था कि रमा निशी से उसके संबंध के बारे में पूछताछ करेगी, मगर उसकी यह धारणा गलत निकली। निशी अपनी मुस्कान से, अदाओं से और बातों से शेखर का मन बहलाने लगी। शेखर ने उसकी नौकरी साल भर में ही पक्की करवा दी और वेतन भी लगभग तिगुना करवा दिया। नौकरी पक्की होते ही शेखर को लगा कि अब निशी धीरे धीरे उसके प्रति लापरवाह होती जा रही है। जब भी मिलने को कहो तो किसी न किसी काम का बहाना करके मिलने को टाल जाती है। इस बीच उसने अंदाज़ा लगाया कि निशी उसके बजाय अखिल से अधिक मिलती जुलती है। उससे कुछ अधिक ही संबंध गहरा हो गया है। उसका दिमाग चकराने लगा, वह उदास हो गया। एक दिन शेखर ने निशी से पूछ ही लिया, निशी, तुम्हारे और निखिल के संबंध को मैं क्या समझूं? निशी ने कंधे उचकाते हुए कहा, निखिल मेरा दोस्त है। क्या मैं औरत होने के नाते किसी पुरुष से दोस्ती नहीं कर सकती? मैं इतने तंग विचारों वाला आदमी नहीं हूँ। फिर भी मैं किसी और पुरुष के साथ तुम्हारी नज़दीकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपका मैं कितना सम्मान करती हूँ यह आप भी जानते हैं, पर एक ही आदमी में अपनी सारी दुनिया देखना मेरी आदत में नहीं है। निशी ने शेखर का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे अपनी जागीर समझें। मैं जीती जागती महिला हूँ, मेरे भी कुछ अपने अरमान हैं। शेखर ने खुश होते हुए शेखर ने खुश होते हुए कहा, निशी, तुम मुझे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। चाहत को भी भला तौला जा सकता है? निशी हंसकर बोली। निशी, चलो हम दोनों विवाह कर लेते हैं। निशी चौंकी, फिर गुलाबी होठों पर मुस्कान बिखेरते हुए बोली, लेकिन आप तो शादीशुदा हैं। दूसरी शादी तो कानूनन हो नहीं सकती। यदि आप अकेले होते तो मेरा समय अच्छा होता। निशी, अपने प्रेम के लिए मैं अपना घरेलू जीवन तोड़ने को तैयार हूँ। प्लीज़ इनकार मत करना। कल सुबह दिल्ली के लिए हवाई जहाज़ से 2 टिकट बुक करा लेता हूँ। सुबह 5:30 बजे अमौसी हवाई अड्डे पर आ जाना। अब देर करना ठीक नहीं है। मुझे रमा और निशी के बीच भटकना नहीं है। तुम सुबह आना, मैं इंतज़ार करूँगा। तब निशी केवल इतना ही बोल सकी, ठीक है। बेड पर करवट बदल रहे शेखर यह सोचकर मुस्कुरा पड़ा कि कुछ घंटे बाद ही निशी हमेशा के लिए मेरी होगी। शेखर ने घड़ी में समय देखा, 2:30 बजे थे। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। निशी का ही होगा, मैं भूल न जाऊं, यही याद दिलाने के लिए उसने फ़ोन किया होगा। सचमुच निशी कितनी अच्छी है, एकदम सच्चा प्रेम करती है मुझसे। शेखर ने धीरे से फ़ोन उठाकर हेलो बोला। शेखर, मैं निशी बोल रही हूँ। मैं पहले ही जान गया था कि तुम्हारा फ़ोन होगा। इतनी उतावली क्यों हो रही हो? मैं भूला नहीं हूँ। एक एक पल गिन रहा हूँ। नींद नहीं आ रही है क्या? ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं कल आपकी हालत देखकर संकोच बस कुछ कह नहीं सकी। काफ़ी सोचने के बाद मुझे लगा कि एक शादीशुदा पुरुष की रखैल बनने के बदले निखिल की पत्नी बन जाना मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए अच्छा होगा।
निखिल से विवाह करके उसकी पत्नी के रूप में मैं समाज में प्रतिष्ठा भी पाऊंगी और रमा बहन जैसी बेकसूर औरत का संसार भी नहीं उजड़ेगा। तुम हवाई अड्डे जाने के लिए घर से निकलो, उसके पहले ही मैं और निखिल यह शहर छोड़ चुके होंगे। हम दोनों अभी नैनीताल जा रहे हैं, वहीं शादी करके हनीमून मनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। रमा दीदी सुंदर सुशील हैं, उन्हें प्रेम देकर उनसे प्रेम पा सकते हो। एक औरत होकर भी मैंने रमा दीदी के साथ बहुत अन्याय किया है। अब इससे अधिक अन्याय मैं नहीं कर सकती। बात मेरी समझ में आ गई, भले ही थोड़ी देर से आई है। इसलिए अब मैं प्रेम के अंधेरे रास्ते पर नहीं चलना चाहती। अब आप मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। फोन कट गया। शेखर का दिमाग चकराने लगा। उसे लगा वह रो पड़ेगा। लड़खड़ाते हुए बालकनी में आया। संभाल कर रखे जहाज के दोनों टिकटों को फाड़कर हवा में उछाल दिया। उसके बाद आकर कमरे में लेट गया। उसकी नज़र बगल में बेखबर सो रही रमा पर पड़ी। शेखर आंख बंद कर रमा और निशी की आपस में तुलना करने लगा। 4 बजे का अलार्म बजा। रमा ने आंख बंद करके लेटे शेखर को झकझोरा। उठो, 4 बज गए हैं। दिल्ली नहीं जाना क्या? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं चाय बनाकर ला रही हूँ। शेखर रमा को ताकने लगा। उसे लगा कि उसने आज तक रमा को प्रेम भरी नज़रों से देखा ही नहीं था। वाकई सीधी सादी होने के बावजूद रमा निशी से सुंदरता में भी सी है। सादगी का भी अपना अलग सौंदर्य है। इस तरह क्या देख रहे हो? क्या आज से पहले मुझे नहीं देखा था? चलो जल्दी तैयार हो जाओ, देर हो रही है। शेखर ने रमा को बाहों में बांध लिया और बोला, रमा, अब मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। रमा ने शेखर का यह व्यवहार सालों बाद अनुभव किया था। शेखर भी महसूस कर रहा था कि आज जब वह रमा को दिल से प्यार कर रहा है तो रमा की मदमाती अदाओं में कुछ अलग कशिश है। बीता वक्त लौट तो नहीं आ सकता, लेकिन उसे संवारा तो जा सकता है।